लेकिन अंत में जो आपका 22वां राउंड था, उस राउंड के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्रपूर्वक काम हुआ है। हार को आप पचा नहीं पा रहे, क्योंकि ये हार नहीं है, एक षड्यंत्रपूर्वक काम हुआ है। अगर इसमें आरोप दोषी है और कुछ लोग दोषी हैं, तो उन सबको हम लोग कोर्ट में घसीटेंगे। देखिए, मेवाड़ और वागड़ का मतलब जो ये शब्द हैं, वो शब्द राजा रजवाड़े के शब्द हैं, जो ना तो आपका है ना मेरा है। इस शब्द को अपन लोग समझें तो इसमें कहीं न कहीं गुलामी की प्रतीक हो, गुलामी का शब्द लगता है। जैसे ही हमारा सलूम्बर का जो प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हारा, उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मगेम वो खुश हुआ। यानी उन्होंने कहा मगेम वो खुश हुआ, तो मन्नालाल जी रावत खलनायक अमरीश पुरी की भूमिका निभा रहे और भारतीय आदिवासी पार्टी मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की भूमिका निभाएगा और मिस्टर इंडिया के हाथों ही मुगेम्बो मारा जाता है। बीजेपी से सवाल मेरा सीधा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है क्या आदिवासी हिंदू है तो कौन सी श्रेणी में रखा गया है? आपका ब्राह्मण, आपका वैश्य, आपका क्षत्रिय या शूद्र, इन 4 श्रेणियां हैं हिंदुओं की, तो कौन सी श्रेणी में रखा गया है ये तो प्रूव करें सबसे पहले। तो आदिवासी को तो नहीं माना, साथ में ओबीसी को भी नहीं माना है, साथ में एससी को भी नहीं माना है। आप जितने भी लोग हिंदू के मजीरे बजाते हैं उनको भी नहीं माना गया है। अंत में वो भी कौन से पैदा हुए? मैं तो किसी वर्ण में नहीं आता हूँ, मैं प्रकृति का बेटा हूँ, मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ, मेरे माता पिता के पवित्र सहयोग मिलन से मैं पैदा हुआ हूँ। इस द्वार से हमें पैदा करती है, मैं उससे निकला हूँ। मैं किसी के मुख से नहीं निकला हूँ, मैं किसी के भुजाओं से नहीं निकला हूँ, मैं किसी की नाभि से नहीं निकला हूँ, मैं किसी के पेट से नहीं निकला हूँ, मैं अपने माँ की पेट से निकला हूँ। जो प्रकृति ने जो दिया है वहाँ से निकला। पेट से ही निकलते हैं ना। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए। मैं तो योनि से ही पैदा हुआ। हाँ, तो वो जो किताब है उसको किताब को आप क्रॉस मारो ना। मैं तो जिला कलेक्टर को कि नहीं, मैं तो यहाँ के आपके जो संभागीय आयुक्त है उदयपुर बांसवाड़ा के दोनों को ललकार रहा हूँ। बाबा साहब की झंडे से उनको क्या आपत्ति है मुझे पता नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने कलेक्टर को ललकारा। क्योंकि 2 साल पहले भी मैं आया था, ललकार के गया था, जहाँ पर भारत का ध्वज लगा रखा तिरंगा और बाबा साहब की स्टेचू है, वहाँ पर आप भगवा का झंडा लगा लीजिए, वहाँ मनु की प्रतिमा लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। वहाँ लगा के तो देखो। भगवा बड़ा है ऐसा कहने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय की मोहताज नहीं, भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य कांति भाई आदिवासी हमारे साथ है। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत जोहार आपको। उदयपुर न्यूज़ चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार जी। आप बताएं कि जिस तरह से सलूम्बर के परिणाम आए और 84 में तो सबका मानना था कि आपकी पार्टी वहाँ एक तरफा जीत रही है, हालांकि मार्जिन जरूर कम हुआ, इस पर क्या कहेंगे? शायद आप पहले भी आए थे और मैंने कहा था, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले उनसे भी कहा था कि मार्जिन कम होगी। इसलिए कम होगी कि लगातार 3 चुनाव हो गए, 3 चुनाव। आपका विधानसभा मुख्य चुनाव हो गया, लोकसभा मुख्य चुनाव हो गया, फिर उपचुनाव हो गया। 3 चुनाव होने से लोगों में वो वोट डालने की जो ललक होती थोड़ी कम हो गई। दूसरा क्या है कि प्रवासी जो लोग मजदूर हैं हमारे आदिवासी इलाके के, जो बाहर जाते हैं, वो लोग वोट डालने बहुत कम मात्रा में आए। तीसरा कारण ये रहा कि जो वर्तमान में जिसकी सरकार होती है उसकी लोगों का झुकाव होता है, तो लोगों ने सरकार की ओर भी वोट नहीं दिया, ना हमको दिया, तो लोग आए ही नहीं, वोट ही नहीं किया। इसलिए वोट परसेंट थोड़ा कम हुआ है निश्चित रूप से, और वो हम पूरा करने की दिक्कत हो रही है। जितेश भाई कटारा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, सभी की आंखें नम थी। तमाम आपके कार्यकर्ता भी वहाँ पर रोए, क्योंकि जिस तरह की मेहनत उन लोगों ने फील्ड पर करी थी, नतीजे नहीं मिल पाए। हालांकि एक बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, जज्बे को सलाम करते हैं आपके कार्यकर्ताओं के, पर जीत का स्वाद नहीं चख पाए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमें भी मलाल है सलूम्बर विधानसभा सीट जाने का, और शुरुआत के दौर से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा बढ़त बनाए हुए थे, कभी 12,000, कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 9,000।
ऐसा चलता 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 आगे तक गया और कुछ में आपका लीड थी वो थोड़ी कम हुई। कम होने के साथ साथ में हमें लगा कि भाई जितेश से जीत जाएगा, लेकिन अंत में जो आपका 22वां राउंड था उस राउंड के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्रपूर्वक काम हुआ है, जिसकी जांच के लिए हमने कलेक्टर को भी लिख दिया है, निर्वाचन आयोग राजस्थान को भी लिख दिया है और हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि ये हार को हम पचा नहीं पा रहे, क्योंकि ये हार नहीं है, एक षड्यंत्रपूर्वक काम हुआ है। अगर इसमें आरोप दोषी है और कुछ लोग दोषी हैं तो उन सबको हम लोग कोर्ट में घसीटेंगे और मात्र 1200 वोट का अंतर रहा और उसके जो टेबलों की गणना है उस गणना के अंदर भी बहुत सारा कमी पाई गई है। कभी कितने वोट बता रहे हैं तो मतलब 700-800 वोट 700-800 वोट का अंतर ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसकी गणना पुनर्गणना होनी चाहिए, चाहे कोर्ट द्वारा चाहे किसी भी प्रकार से हो। हम लोग चाहते हैं कि 16 नवंबर का जो वोटिंग है वो पुनः गिनती हो कोर्ट के द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा। और निश्चित रूप से हमें मलाल हुआ है और भाई जितेश ने भी जिस प्रकार से मेहनत की है, जितेश ने की पूरी टीम ने मेहनत की है, उस टीम को हम उसकी जज्बे को सलाम करते हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम 16 नवंबर की सीट नहीं 2028 में हम दक्षिण राजस्थान की जो 17 सीटें हैं, 17 के बाद में जो आजू बाजू सीटें लगती है 20 सीटें बनती है, 20 से 22 सीटें, उस तमाम सीटों पे हम लोग अपना परचम लगाएंगे। और हम लोग ये मात्र लोग पहले आदिवासी पार्टी कहते थे, तो ये पार्टी का नाम भारत आदिवासी पार्टी है, लेकिन इसमें रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं उसमें आपके आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, आपका ओबीसी, माइनॉरिटी समुदाय, राजपूत समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जैन समुदाय, सारा वोट दे रहा है। इस इलाके की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए लोग समझ चुके हैं कि भाई ये हमारा विकल्प है और कांग्रेस बीजेपी को हम वोट देते आए, उसके हमारा भला नहीं किया, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला। एक मुख्य प्रश्न, क्या एक तीसरे विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर उभर रही है? क्योंकि वागड़ में तो आप लोगों ने अपना परचम लहरा दिया पूरे वागड़ में, अब क्या जो आपका पूरा ध्यान है वो मेवाड़ की ओर है? देखिए, मेवाड़ और वागड़ का मतलब जो ये शब्द हैं वो शब्द राजा रजवाड़े के शब्द हैं, जो ना तो आपका है ना मेरा है। इस शब्द को अपन लोग समझें तो इसमें कहीं न कहीं गुलामी की प्रतीक हो, गुलामी का शब्द लगता है। वागड़ सुनिए, मेवाड़ का मतलब होता है इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उसको राजा रजवाड़ों ने मेवाड़ कहा, फिर हमारे इलाके में राजा रजवाड़ों ने वागड़ कहा। तो हम तो ये कहते हैं कि संविधान में जो शब्द रखा है अनुसूचित क्षेत्र, जो आपका आदिवासी इलाका है, उस इलाके में रहने वाले तमाम लोग उसको हम अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र कहते हैं। और आपकी भाषा में आप मेवाड़ वागड़ मान लो और कुछ इलाका आपका इधर का भी मान लेते हैं। मेवाड़ का मतलब आप समझ गए, हम चित्तौड़ और राजसमंद वाला इलाका हम समझ रहे हैं। तो उसमें निश्चित रूप से हम लोगों ने आपका कुंभलगढ़ में चुनाव लड़ा है, निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप कह रहे हैं मेवाड़, तो मेवाड़ अर्थात आदिवासी क्षेत्र के बाहर के इलाके हैं, उसमें भी हम लोग दमखम के साथ में अपना परचम लहराएंगे। और दूसरा इस इलाके के बाहर भी पूरी राजस्थान में भी हम लोगों ने अपना दौरा किया है, वहाँ के लोग एक्साइटेड हैं पार्टी से जुड़ने के लिए, रेगिस्तानी इलाके में भी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में हम लोग अच्छा काम करेंगे, तो आने वाले समय में हम लोग किसी के साथ में समझौता बनाकर और कुछ सीटें बंटवारा करके किससे करना है किसे नहीं करना है भविष्य गर्त में, तो हम लोग आने वाले समय में सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, ये आज से मैं दावा कर रहा हूँ। और चैनल के माध्यम दावा गारंटी दे सकते हो? चैनल के मार्फत से दावा गारंटेड कह रहा हूँ। और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। शर्त लगी? शर्त लगी। कितने की? कितने की नहीं, वो समय के गर्त में आप शर्त लगाएंगे, अपन लोग उसके लिए और बैठेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, नहीं बनेगी। और कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी पार्टियाँ आई गई, लेकिन ये पार्टी है वो एक विचारधारा लेकर आई है। ये मैंने कल हमारे एक चैनल वाले को भी कहा था, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है राष्ट्रवाद को लेकर हम काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आपको तो राष्ट्र विरोधी तक कहा। नहीं, वो राष्ट्र विरोधी कहा, वो राष्ट्र का पता ही नहीं उनको। हम तो प्रकृतिवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इस प्रकृति जिंदा रहेगी, प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतु मानव जिंदा रहेंगे
तो राष्ट्रवाद जिंदा रहेगा। तो वो खाली मात्र राष्ट्रवाद धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मन्नालाल जी की बात हो गई, मैं समझ लिया। मन्नालाल जी ने कहा धर्म विरोधी ताकतें कहा है, तो मन्नालाल जी को खुद को पता होना चाहिए कि वो किस समाज से आते हैं। वो दिनों दिन आदिवासी समाज की जड़ें काट रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि वो सरकार में बैठे हुए हैं, और सरकार में बैठे हुए हैं तो मैं तो कहता हूँ कोटे में कोटा की ये बात कर रहे हैं। सरकार ने कह भी दिया है, कोर्ट ने भी कह दिया है। तो मन्नालाल जी को पहले समझ लेना चाहिए कि मैं कोटे में कोटा हूँ, मैंने पहले आदिवासी होने का पूरा लाभ ले लिया है, मैं आपका अधिकारी बन चुका था, अब सांसद मुझे नहीं बनना था, सांसद किसी और गरीब को बनाना था, तो उन्होंने तो आदिवासियों का हक खा लिया। तो कहते हैं हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जी नहीं, गलत बात। राष्ट्रवाद की बात वे नहीं करते हैं। अच्छा, आप और सिना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से। मन्नालाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे ही हमारा सलुम्बर का जो प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हारा, उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मगेम वो खुश हुआ। यानी उन्होंने कहा मगेम वो खुश हुआ। तो मन्नालाल जी रावत खलनायक है, अमरीश पुरी की भूमिका निभा रहे, और भारतीय आदिवासी पार्टी मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की भूमिका निभाएगा, और मिस्टर इंडिया के हाथों ही मुगेम्बो मारा जाता है। तो हम उसको मानने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आपको अनिल कपूर माना जाए? नहीं, हमको अनिल कपूर माना जाए, भारत आदिवासी पार्टी को माना जाए, हमारी विचारधारा को माना जाए, वो या हमको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हाथों ही मन्नालाल जी की हार निश्चित लिखी हुई है, और आने वाले समय में उनकी पार्टी को हम हमारे इलाके से खदेड़ फेंकेंगे। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि बीजेपी के नेताओं को वाकई में आपके लोगों के सोचे बिना, आप लोगों के बारे में बात करे बिना, ना तो उनका खाना पचता है, ना उनको नींद आती है हर स्टेटमेंट में। और जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने खुशी इजहार करी, क्या किसी के दुख पर इस तरह की खुशी इजहार करना उचित था? नहीं, इस प्रकार की खुशी इजहार करना एक सांसद को शोभा नहीं देता, सबसे पहले। जी। दूसरा, मैं कह रहा हूँ सांसद की कुछ गरिमाएं होती है, तो कौन खलनायक है और कौन नायक है, इस चीज़ को भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और एक ऐसे ओहदे पर गए हैं जो संवैधानिक ओहदा है, और आपको देश की महापंचायत के अंदर बिठाया गया है, आपका लोकसभा के अंदर बिठाया गया है, वहाँ से आप इस प्रकार भाषा बोलते ये उचित नहीं है। दूसरा, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, चाहे मन्नालाल जी से लेकर छोटा बड़ा नेता हो, चाहे हमारे उधर का जो सरपंच था जिसने कुछ अलग पलग दिया था, बयान दिया था कि ये बाप के नेता ऐसा वैसा मार डालो वगैरह ऐसा दिया था, तो ये नेता क्या है कि उनका धरातल ख़त्म हो गया है, उनको कोई लोग पूछते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, इसलिए वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, अपने आप को प्रस्तावित पूर्ण करना चाहते हैं। कहीं न कहीं लोग मुझे देखें, सर्च करें कि यार मैं भी हूँ, मैं मन्नालाल रावत हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, ऐसा ये लोग सोचते हैं। इसलिए जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं, ताकि वो लोग सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। जी। अच्छा, आज चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपने दावा करा कि भाई आपके बिना प्रदेश की सरकार, आपकी पार्टी के बिना प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी, मन्नालाल जी खदेड़ने की बात भी आपने कही, क्या तैयारियां हैं आगामी चुनावों को लेकर? जिस तरह से पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं नगर निकाय के चुनाव भी है, जिन जिन जगह पर आपकी पार्टी की होल्ड है, वहाँ तो आप शायद नगर निकाय के चुनाव में भी, शहरी सरकार के चुनाव में भागीदारी लेंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव में उनमें भी आप भागीदारी लेंगे। आगामी चुनावों को लेकर क्या रणनीति है? और प्रदेश की जनता आपको तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, प्रदेश की जनता से, पूरे बागड़ और मेवाड़ के आम आवाम से क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के? देखिए, मैं आपके चैनल उदयपुर न्यूज़ के चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ, मैं मन्नालाल जी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं। मन्नालाल जी मेरे समाज के हैं और मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। एक मुख्य प्रश्न, क्या जो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो आदिवासी नहीं है क्या? ये मैं मन्नालाल जी की बात को पूरा कंप्लीट कर लूँ। मन्नालाल जी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं उनसे कोई द्वेष भावना नहीं रखता हूँ। बस सरदेख वो आदिवासी के बारे में उल्टा सीधा लिखना बोलना बंद कर दें, तो हम लोग उसका मान सम्मान करते हैं। हम कहीं काटे क्रिया और अंतिम मौसम में मिलना होलना होता है, हमारा सब होता है। दूसरी बात आपने कही जो भारत आदिवासी पार्टी में आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी नहीं है क्या? तो ये सवाल किया किसने? ये सवाल तो हमने किया ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हित की बात करते हैं। ये बहुत सारे कहते हैं। तो बीजेपी से सवाल मेरा सीधा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है क्या?
आदिवासी नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो बीजेपी में नहीं है हिंदू, जो ब्राह्मण बीजेपी में नहीं है, जो खास करके आर्यन लोग बीजेपी में नहीं है, वो क्या हिंदू नहीं है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपका प्रियंका गांधी, ये वगैरह जितने भी लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या? वो कांग्रेस में है तो हिंदू नहीं है क्या? तो ये बात गलत बात है। जो भी हमारे इलाके में, हमारे टेरिटरी में रह रहा है, जो आदिवासी है, जिसको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र देगा, जिसके पास संस्कृति है, जिसके पास अपना वेशभूषा है, जिसके पास खान पान है, वो सारा आदिवासी है। चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे आपका भारत आदिवासी पार्टी में रहे, चाहे अन्य रहे। आदिवासी हिंदू है कि नहीं? नहीं, आदिवासी हिंदू है कि नहीं है, ये तो आपको केंद्र सरकार और आपका सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। मैं कोई नहीं होता हूँ ये सवाल दावा देने वाला, लेकिन मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि यही सवाल आपका लोकसभा में बैठे हुए जो लोग बेकार की यहाँ पे धक्यानुसी बातें करते हैं, अखबारबाजी करते हैं, बेकार के चैनलों पे डिबेट करते हैं, वो आपको वहाँ भेज दिया गया है। कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा के सामने आपका स्पीकर बैठा हुआ है, वहाँ प्रश्न पुट तो करे, क्या आदिवासी हिंदू है तो कौन सी श्रेणी में रखा गया है? आपका ब्राह्मण, आपका वैश्य, आपका क्षत्रिय या शूद्र, इन 4 श्रेणियां हैं हिंदुओं की, तो कौन सी श्रेणी में रखा गया है ये तो प्रूव करें सबसे पहले। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आदिवासियों को हिंदू नहीं माना है। मैं तो कहता हूँ आदिवासी को तो नहीं माना, साथ में ओबीसी को भी नहीं माना है, साथ में एससी को भी नहीं माना है। तो ये इस इलाके में ये भारत देश के अंदर मात्र आरएसएस रेशियल सुपर सिस्टम जो आते हैं उनको ही हिंदू माना गया है। आप जितने भी लोग हिंदू के मजीरे बजाते हैं उनको भी नहीं माना गया है। अंत में वो भी कौन से पैदा हुए, मैं तो किसी वर्ण में नहीं आता हूँ, मैं प्रकृति का बेटा हूँ, मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ, मेरे माता पिता के पवित्र सहयोग मिलन से मैं पैदा हुआ हूँ। और जिस प्रकार से कुदरत और प्रकृति जिस द्वार से हमें पैदा करती है, मैं उससे निकला हूँ। मैं किसी के मुख से नहीं निकला हूँ, मैं किसी के भुजाओं से नहीं निकला हूँ, मैं किसी की नाभि से नहीं निकला हूँ, मैं किसी के पेट से नहीं निकला हूँ, मैं अपने माँ की पेट से निकला हूँ। जो प्रकृति ने जो दिया है वहाँ से निकला। पेट से ही निकलते हैं ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं, निकल रहा है, वो लिखा हुआ है ना, वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? सब बोल रहे हैं। किताबें पढ़ लो, आप चैनल हैं तो किताबें पढ़ो ना, उसमें सब लिखा हुआ है। हाँ। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए। मैं तो योनि से ही पैदा हुआ। हाँ, तो वो जो किताब है उसको किताब को आप क्रॉस मारो ना। किताब को क्रॉस मारो, लिखा किसने ये, उसका आप लोग खंडन करो। हम तो खंडन कर रहे हैं, तो ब्राह्मण लोगों को भी खंडन करना चाहिए। सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि आप प्रकृति के बेटे हैं, किसी भी समाज से आपका ताल्लुक नहीं है, हिंदू आप नहीं है। नहीं, किसी समाज से ताल्लुक ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसा कभी कतई नहीं बोलूँगा। जो हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ सहयोग से रहते हैं, अनादिकाल से हमारे साथ में रहते आए हैं, वो हम उनके स्थान पर ठीक है, मैं मेरे स्थान पर ठीक हूँ, मैं मेरे घर में सुख शांति रह रहा हूँ, आप भी आपके घर में सुख शांति से रहिए। लेकिन मैं अपने आप में किसी धर्म में नहीं मानता, मैं धर्मपूर्वी व्यक्ति हूँ। जिस समय से धर्म इस धरती में पैदा नहीं हुआ था, उस समय से हम लोग के आदिवासी है, हमारी विशेष संस्कृति है, हमारा विशेष पहनावा है, हमारा खान पान है। आपके भी मंदिर वगैरह होते हैं, आप लोग भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो क्या जो पूर्वजों की प्रथा थी, क्योंकि मंगलसूत्र को लेकर भी काफी विवाद हुआ। देखिए, मैं यहाँ के आपके चैनल से मैं एक छोटा सा बात कह देना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि आपका हिंदू या पंडित या ब्राह्मण जो भी आते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते, हम पंडित कहते हैं, ब्राह्मण विशेष को हम नहीं लेंगे। उसमें दूल्हा दुल्हन को आगे बिठाएंगे और दूल्हा इस साइड बैठेगा और दुल्हन इस साइड बैठेगी और फिर उसके 7 फेरे लेंगे। तो 7 फेरे आपका यही चक्र में होते, यही चक्र में ये चक्र में आपके होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ। नहीं होते ये चक्र में। जैसे पृथ्वी घूमती है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर ग्रह नक्षत्र घूमते हैं और प्रकृति की हर चीज़ चढ़ती है, जैसे राइट हैंड से वो सारे फेरे हम लेते हैं। और दूसरे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सारे फेरे इस चक्र में लेते। आपने भी शादी की होगी, आप देख लीजिएगा, आपने सारे फेरे ऐसे लिए, 7 फेरे आपने लिए,
पुरुषवादी लोगों ने लिए करना है ना, पहले नहीं नहीं यूं नहीं लोग, नहीं पहले नहीं यूं नहीं लोग, नहीं फेरा नहीं तो नहीं करना है नहीं ना। नहीं नहीं अगर आप लोगों ने ऐसा फेरा लिया तो आपको आपका जो धर्मशास्त्र कहता है आपको मना कर देगा। आपका पंडित या जो भी आया है वो उठ के चला जाएगा, आपकी शादी नहीं करवाएगा। और हमारे शादी करवाने में न हम पंडित को बुलाते हैं न किसी और को बुलाते हैं, हमारे गांव के भगत होते हैं, हमारे गांव के वफा होते हैं, वो शादी करवाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा, हमारे जब आदमी मर जाता है तो उसमें जो महिला होती है उस महिला को हम लोग सीधा शर्ट लाल कपड़ा पहनाते हैं। और आपके हिंदू धर्म में लाल कपड़ा सुहाग का प्रतीक है और हमारे आदिवासी संस्कृति में लाल कपड़ा विधवा का प्रतीक है। और आपके आदमी मर जाता है तो आपके वाइट कपड़ा पहनाते हैं। और हमारे जब शादी होती है दिलों में तब वाइट मामा कपड़ा लाता है, वो पहन के लड़की शादी करती है। इससे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा अपन लोग बैठेंगे तो चर्चा कर पाएंगे। आज तो हम लोग यहाँ बाबा साहब का जो संविधान था और जिसको अंगीकृत किया था। हाँ, बाबा साहब के संविधान पे आते हैं अभी अपन कि आज संविधान की आपने बताया था कि रचना होकर राजेंद्र बाबू जी को दी गई थी और फिर संविधान देश के अंदर लागू हुआ। पर आपने अपने उद्बोधन में उदयपुर के जिला कलेक्टर को भी ललकारा है। बिल्कुल ललकारा है। मैं तो जिला कलेक्टर को कि नहीं, मैं तो यहाँ के आपके जो संभागीय आयुक्त है उदयपुर बांसवाड़ा के दोनों को ललकार रहा हूँ कि यहाँ पे आप 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग काम कीजिए। और आपका यहाँ उदयपुर का जो UDI या UTI जो बना रहे हैं, जो आदिवासी गांव हैं, उन गांवों को बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकते। वो सारी ज़मीनें आप लोग पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। बाहर से आके लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ का जनरल कहाँ जाएगा, यहाँ का आदिवासी कहाँ जाएगा? यहाँ का जो सारा सिस्टम है वो ख़त्म किया जा रहा है। कलेक्टर आज है, कल यहाँ से चला जाएगा नौकरी करके। इसीलिए मैं तो इस इलाके के लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को जगाना चाहते हैं, लेकिन जगाने के पीछे एक ही मकसद है कि जो जिसको स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं आदिवासियों को, उनको आगे रखो। और सारे ST SC OBC माइनॉरिटी और जनरल आपके जो भी वर्ग है वो साथ में रह के इसका विरोध करो, नहीं तो हमारा नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन आपका भी नुकसान होने वाला है। इसीलिए मैंने कलेक्टर को ललकारा है, यहाँ के संभागीय आयुक्त को ललकारा है और मैंने IBCID को बोल दिया है कि आपकी रिपोर्ट आगे भेज दो, नहीं तो बाद में भविष्य में या क्रांति या आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। दूसरा, मैंने इसलिए ललकारा है कि आपके यहाँ पर भगवा कलर के झंडे हैं या जो भी कलर के झंडे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति आपका यहाँ पे लगा रखी है कलेक्टर के आगे, कोर्ट चौराहा कहते हैं जिसको, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ पे संविधान प्रेमी ने एक बहुत बड़ा बम्बू खड़ा कर रखा है। उसमें भीम का झंडा लगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार ने बार बार रोक दिया। और कुछ धर्मवादी ताकतें आती है, बाबा साहब के झंडे से उनको क्या आपत्ति है, मुझे पता नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैंने कलेक्टर को ललकारा, क्योंकि 2 साल पहले भी मैं आया था, ललकार के गया था। इसके बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ। क्या मेरी बात समझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि भगवा ध्वजा लहरा रही है, तो उससे आपत्ति और उससे कंपटीशन है, इसलिए बाबा साहब का झंडा लगाना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवा बड़ा है या संविधान बड़ा है। आप तो ये चैनल के माध्यम सोच की बात है। नहीं, भगवा बड़ा है कि संविधान बड़ा है? अगर भगवा बड़ा है तो आप लोग जो संविधान का सर्वोच्च मंदिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पर भारत का ध्वज लगा रखा तिरंगा और बाबा साहब की स्टेचू है, वहाँ पर आप भगवा का झंडा लगा लीजिए, वहाँ मनु की प्रतिमा लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, वहाँ लगा के तो देखो। क्या प्रश्न है, आप मेरी बात भी सुनिए। यहाँ पर अगर 10 व्यक्ति बैठे हो तो उसमें से हो सकता है कि 4 व्यक्ति कहें कि भगवा बड़ा है, 6 व्यक्ति कहें कि संविधान बड़ा है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भगवा बड़ा है ऐसा कहने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, और संविधान छोटा है ऐसा कहने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। संविधान बड़ा है, संविधान के अंदर भगवा है, संविधान के अंदर सारे झंडे हैं। संविधान सबको ताकत देता है, न कि भगवा सबको ताकत देता है। भगवा अपने आप में अलग है, संविधान उससे भी बड़ा है। संविधान को लेके चलेंगे तो सब मामला चलेगा। संविधान को अगर आपने नकार दिया तो जो असामाजिक तत्व हैं, जो धार्मिकता को लिए हुए लोग हैं, वो आंदोलित हो जाएंगे या उपद्रव करेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा जी? उसको निपटेंगे कैसे? कानून और जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। क्या मैंने ये बोला, जो संविधान को नहीं मानता, जो संविधान की अवहेलना करता है, उसको तोड़ेंगे नहीं,
तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जो संविधान से जोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, ये बोला है मैंने। मतलब जो संविधान को नहीं तो मानता। बिल्कुल कांति भाई ने स्पष्ट बात यहाँ पर करी, और बड़ा ही खतरनाक इंटरव्यू। कांति भाई जैसा हमेशा अपने विवादों के लिए जाना जाते हैं, विवादित बयान देने के लिए जाना जाता है, आज भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो उसको बड़ा मानते हैं, जो भगवा को बड़ा मानते हैं, वे राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसा भी कांति भाई ने कहा। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है ये भी इन्होंने बताने का प्रयास करा, इनके रीति रिवाज बताने का प्रयास करा, और किन किन वजहों से ये मानते हैं कि इनकी रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से अलग है, उस पर पूरी प्रतिक्रिया कांति भाई आदिवासी ने यहाँ पर दी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कांति भाई का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।